नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। स्वागत और अभिनंदन। पता नहीं, जब सूरज हरियाणा और पंजाब से नीचे को चलता है, यानी जम्मू कश्मीर के इलाके में जाके जब अस्त होता है, तब सभी राजनीतिक दलों में चिंता बढ़ने लगती है। जब इधर से पूरब से उगता है सूरज, तो आप कुछ भी करो, कोई सवाल नहीं पूछता। और जब थोड़ा सा सूरज मध्य में आए तो भी नहीं पूछते, लेकिन जब अस्ताचल की ओर चलता है तो कई सवाल खड़े कर देते। ऐसा ही सवाल ये सामने ये तस्वीर है, इसे देख के आप हैरान रह रहे होंगे। आरएसएस प्रमुख की है, जिसे प्रधानमंत्री जी भी कोई संगठन नहीं मानते हैं। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने इसे एनजीओ करार दिया। इस एनजीओ के पास ना कोई दस्तावेज है, ना कोई स्कूटनी होती है। इसके पास कहां से पैसा आता है, किस जगह लगाता है, इस बात की भी कोई सच्चाई नहीं है। कौन इन्हें बढ़िया बढ़िया 1-1 लाख रुपया की घड़ी पहनने को देता है, कौन इन्हें 2-2 लाख रुपया के चश्मे प्रदान करता है, कौन इनके जूते और कपड़े सब एक ब्रांडेड आते कहां से? भाई साहब, लोग बड़े मदमस्त होते हैं। अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके लिए हमने मधुकेश्वर और सुब्रमण्यम स्वामी को छोड़ा हुआ है। सारी बातें हम नहीं कहते हैं, आप खुद समझदार। लेकिन प्रधानमंत्री पर आज हमला बोला जा रहा हो, और उससे पहले मोहन भागवत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ गया हो, तो क्या इधर प्रधानमंत्री पर सवाल उठेंगे और इधर मोहन भागवत के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी? क्योंकि दोनों 75 वर्ष के हो गए हैं सितंबर के महीने में। दोनों के जन्मदिन में सिर्फ 15 दिन का डिफरेंस है। जाना तो दोनों को था, लेकिन दोनों नहीं जा रहे हैं, और दोनों बाल मित्र हैं। क्योंकि मोहन भागवत के पिताजी की देखरेख में मोदी की भी परवरिश हुई और भागवत की भी परवरिश हुई, और इसीलिए दोनों ने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था भारत के साथ। और दोनों एक दूसरे की दुश्मनी बताते हैं, जबकि बाल मित्र कभी दुश्मन नहीं होते हैं। वो जनता में ये पैदा करते हैं कि हम अलग हैं, अब हम रूठ गए, हम नाराज हो गए, ताकि जनता भ्रमित बनी रहे कि भागवत जी नाराज हैं मोदी से और मोदी नाराज हैं भागवत से। मीनू जी, क्या है आज की पूरी खबर? कहां है पीआईएल पड़ी है और क्यों पड़ी है? क्यों इतनी तादाद में इनकी सुरक्षा में पैसा खर्च हो रहा है? जी देखिए, ये जो खबर है ये मराठी दैनिक लोकमत में छपी है आज, और वहीं से हमने इस खबर का सिरा उठाया है और उसी के बारे में हम आज विश्लेषण करेंगे। देखिए, हुआ ये है कि एक याचिका करता है जो उसमें ललन किशोर सिंह, वो नागपुर में रहते हैं और नागपुर के एक आरटीआई एक्टिविस्ट माने जाते हैं। वो काफी बड़े प्रसिद्ध बताया जाता है कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, सीआईएसएफ और आरएसएस को सामने प्रतिवादी बनाते हुए एक याचिका हाईकोर्ट, जो मुंबई हाईकोर्ट है, उसकी नागपुर बेंच में दाखिल की थी कि भाई जो संघ प्रमुख मोहन भागवत है उनको भारत सरकार ने Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा दे रखी है। तो मोहन भागवत किसी सरकारी पद पर नहीं है, कोई सरकारी अधिकारी नहीं है, कोई बड़े नेता नहीं है को, और जिस समुदाय, जिस समूह को, जिस ग्रुप को, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। देखिए, जो एनजीओ, जिसको कि प्रधानमंत्री ने एनजीओ बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ, जो एनजीओ जो कि आरएसएस है, ये अगर रजिस्टर्ड हो तो जो भी रजिस्टर्ड एनजीओ होते हैं उनको अपनी इनकम का और एक्सपेंडिचर, मतलब आय और व्यय का लेखा जोखा प्रतिवर्ष सरकार को अदा करना पड़ता है। तो यहाँ तो आरएसएस के जो कितना बड़ा तामझाम अरबों खरबों का खर्चा होता होगा, वो कहाँ से आता है इसका किसी को कोई पता नहीं है, और कहाँ खर्च होता है उसका कोई पता नहीं है। उस ऐसे संघ जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है संस्था, उस संस्था के प्रमुख हैं मोहन भागवत, और उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है। Z+ सिक्योरिटी देना मतलब 40, कम से कम 28, 29, 30 कमांडोज उनकी सुरक्षा में लगे होंगे सीआईएसएफ के। तो ये जो याचिका करता है, उनका कहना है कि इनकी सुरक्षा में 40 से 45 लाख रुपया प्रति माह खर्च होता है। तो क्योंकि मोहन भागवत
कोई सरकारी व्यक्ति नहीं है, तो क्यों सरकार जो इनका खर्चा जो टैक्स पेयर है, जो आम जनता है, उसके पैसे से मोहन भागवत को सुरक्षा क्यों दी जा रही है? और उन याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर मोहन भागवत को सुरक्षा चाहिए तो वो ये 40-45 लाख रुपए का जो अनुमानित खर्च है वो खुद वहन करें, वो अपनी जेब से, और जो आरएसएस है, संघ है, वो अपने खर्चे से इन मोहन भागवत की का खर्च उठाए सुरक्षा का। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। तो अब ये जो नागपुर की जो बेंच है उसमें 20 अप्रैल आज ही इसकी सुनवाई है, और इसको स्वयं जो वहां के नागपुर में जो चीफ जस्टिस है उन चंद्रशेखर साहब, जस्टिस चंद्रशेखर की जो खंडपीठ है उसमें इसकी सुनवाई होनी है। इसका और मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दे दूं कि ये जो आपके याचिकाकर्ता हैं, आप कहेंगे कि किस बेस पे वो चैलेंज कर रहे हैं कि भाई मोहन भागवत को सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए, और वो होते कौन है ये सवाल उठाने वाले, वो क्या होते हैं, इसका मैं खुलासा आपको कर देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 2023 में विकास साहब बनाम केंद्र सरकार एक केस आया था, उसमें इसी तरीके से कुछ बड़े लोगों की सुरक्षा को लेके उन्होंने सवाल उठाए थे। यही सवाल जो इस याचिकाकर्ता ने उठाए हैं कि ये कोई सरकारी व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको की सुरक्षा की जरूरत हो, एक प्राइवेट एनजीओ भी नहीं है, अनरजिस्टर्ड संस्था के प्रमुख हैं। तो उन्होंने सवाल उठाया था कि विकास साहा ने सवाल उठाया था 2023 में कि भाई सुरक्षा जो देते हैं उनको सुरक्षा लेने वाले प्राइवेट लोग, जो भी सरकारी सुरक्षा ले रहे हैं प्राइवेट लोग, उनको अपनी सुरक्षा का खर्च स्वयं वहन करना होगा। अच्छा, ये जो ललन किशोर सिंह जी हैं याचिकाकर्ता, वो बड़े समझदार हैं, बड़े पके हुए अनुभवी हैं। उन्होंने याचिका डालने से पहले महाराष्ट्र सरकार के जो संबंधित विभाग हैं, उसमें वित्त विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, जो कि इससे रिलेटेड जितने भी विभाग हैं उन सबको उन्होंने 12 फरवरी को चिट्ठी लिखी, 2026 को 12 फरवरी 2026 को, कि भाई इनकी सुरक्षा में जो खर्च हो रहा है उसको आप उनसे वापस ले, उनसे पेमेंट करवाएं। कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन डाली 27 फरवरी को कि भाई जो मैंने कहा था कि मोहन भागवत की सुरक्षा का पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक प्राइवेट व्यक्ति है वो, तो वहां से ना जवाब आना था और ना जवाब आया। उसके बाद ये ललन किशोर सिंह जो है ये नागपुर की हाईकोर्ट बेंच में गए और वहां इन्होंने ये डाली है। अब इसमें सवाल, यहां से सवाल उठना शुरू होता है। ये सवाल बहुत पहले से उठते रहे हैं और अब क्योंकि 2014 के बाद से बहुत ज्यादा चर्चा में है संघ, इससे पहले इतना चर्चा में नहीं हुआ करता था आरएसएस, अब क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है और स्वयं मोहन भागवत भी अखबारों की सुर्खियां बने रहते हैं। जितने भी मुख्य फंक्शन होते हैं इस देश में, सब में आपको मोहन भागवत मिलेंगे। वो टीवी पे आते हैं, वो अयोध्या मंदिर के शिलान्यास में जाते हैं, उद्घाटन में जाते हैं। अब हमारे मोहन भागवत साहब विज्ञान भवन में, बहुत बड़ी विज्ञान भवन जो वो भवन है देश का जहाँ पे अंतरराष्ट्रीय सेमिनार्स होते हैं, वहां मोहन भागवत साहब भाजपा संघ की बहुत बड़ी सभाएं करते हैं। तो मोहन भागवत साहब वो हस्ती हैं, तो लेकिन प्राइवेट व्यक्ति हैं, क्योंकि आज तक ये नहीं पता चला है कि संघ का खर्चा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। क्यों आप और हम एक छोटा सा एनजीओ खोल ले, कोई संस्था खोल ले, आपसे 100 हिसाब किताब पूछने आ जाएंगे, ईडी, आईटी, सीबीआई सब छोड़ दी जाएगी आपके पीछे कि कहाँ से आया और कहाँ गया। मतलब हाल ये है कि ये संगठन, में आपको बड़ी रोचक बात बताती हूँ, ये जो आरएसएस है ये रजिस्टर्ड नहीं है कहीं पे भी। आप कोशिश भी करेंगे तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं है संस्था। और यही इनकी, इसी में सारा भेद है कि पकड़ में क्यों नहीं आते। तो नागपुर के ही एक समूह है व्यक्तियों का, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना लिया खुद का और उसका रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया एनजीओ के तौर पे। अब जो कमिश्नर था वहां, जो कि उसको रजिस्ट्रेशन की सहमति देता और पत्र देता कि हाँ भाई आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब वो सब पेशोपेश में पड़ गया कि इनको दूं कि नहीं दूं। उन्होंने कहा आप कैसे नहीं देंगे, अगर देखिए नियम यह है कि उसी नाम से एक नाम से दो एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, लेकिन वहां पे उन्होंने कहा कि भाई आप चेक कर लीजिए आपके रिकॉर्ड में, अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम से कोई
ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है तो आप हमारा निरस्त कर दें, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी 8-10 साल तक, और अंततः 2 साल पहले उनको रजिस्ट्रेशन मिल गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको कि सरसंघ चालक भागवत साहब हेड करते हैं, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर आपको मिलेगा तो वो मिलेगा दूसरा एक वहां का एक लोकल एक लोगों का समाज सेवी लोगों का समूह है उनका। तो यहाँ सवाल आता है कि देखिए, मोहन भागवत साहब एक प्राइवेट व्यक्ति है, और ऐसा क्या खतरा है उनको? ऐसा आप तो कहते हैं कि ये एक समाज निर्माण की संस्था है, समाज सेवा करने वाली संस्था है। तो जो संस्था समाज सेवा करती है उसको किसी से क्या खतरा हो सकता है? भाई खतरा तो उन लोगों को होता है जो कुछ बड़े नेता होते हैं या कुछ इस तरीके के प्रोफेशन में होते हैं कि भाई जिनकी जान को खतरा है। लेकिन मोहन भागवत साहब तो समाज का राष्ट्र निर्माण कहते हैं कि हम तो राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति राष्ट्र निर्माण कर रहा है, और बताया जाता है कि जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़े साइलेंटली काम करता है, चुपचाप जहां भी करते हैं, जंगलों में वनवासियों का काम करते हैं तो वहां आप व्यापारियों के साथ करते हैं, तो वकीलों के साथ करते हैं, तो इनकी पता नहीं अनेकों संस्थाएं हैं, तो वो सब साइलेंटली अपना काम करते रहते हैं। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि उनका खर्चा कहां से आता है उन संस्थाओं का। तो ऐसे व्यक्ति को, जो कि संघ ऐसे व्यक्ति को अगर हेड कर रहा है, तो उसका खर्चा सरकार क्यों दे? टैक्स पेयर का मनी से के पैसे से उसकी सुरक्षा क्यों की जाए? देखिए, सवाल उठना लाजमी था, उठा। अब इसमें जो ये सुप्रीम जो हाईकोर्ट की बेंच है, वहां पे भी भाई देखिए, अदालतों का हाल आपको पता ही है, जज साहिबान का भी आपको हाल पता ही है कि वो इसमें क्या देंगे, क्या इसमें क्या निर्णय देंगे। लेकिन जज साहब अपनी ही एक अदालत, सुप्रीम कोर्ट, जो उनके भी बॉस हैं, हाई कोर्ट के भी ऊपर जो देश की सर्वोच्च अदालत है, उसकी एक रूलिंग से बंधे हुए हैं। वो रूलिंग क्या है? जिससे कि नागपुर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जो सुनवाई करेंगे इस मामले की, वो किस रूलिंग से बंधे हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक ये जो विकास साहा के केस का जो मैंने जिक्र किया, विकास साहा बनाम केंद्र सरकार, इन्होंने ही मुकेश अंबानी ने, जो प्राइवेट एंटिटी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है बहुत बड़े, सब जानते होंगे, उनकी सुरक्षा, उनको जो प्राइवेट सुरक्षा मिली है उसके ऊपर सवाल उठाया था। मैं आप सबको बता दूं, मुकेश अंबानी क्योंकि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके परिवार को और मुकेश अंबानी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा सरकार ने प्रदान कर रखी है, जिसमें कि मतलब कहते हैं 29 कमांडोज है, पायलट गाड़ी आगे आगे चलती है, और देश में, ना केवल देश के अंदर बल्कि जब अगर विदेश में भी हो अपने अंबानी साहब, तो तब भी उनके साथ ये सुरक्षा चलती है। उसमें एस्कॉर्ट भी उनके साथ रहते हैं, और पायलट तो आगे आगे चलता ही है। तो ये चीज है। तो क्यों, लेकिन आप कहेंगे कि अंबानी साहब को दे रखी है सुरक्षा, तो भागवत साहब को देने में क्या दिक्कत है दिक्कत यह है कि मुकेश अंबानी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी थी, उसमें कहा गया था कि प्राइवेट व्यक्तियों को अगर सरकारी सुरक्षा चाहिए, CISF या CRPF की, तो वो खुद अपना पेमेंट करेंगे। तो मुकेश अंबानी साहब अपनी सुरक्षा जो उन्होंने सरकार से ले रखी है, उसका पेमेंट खुद करते हैं। इसी तरीके से इन्फोसिस, जो बहुत बड़ी टेक कंपनी है, उसके जो बेंगलोर का ऑफिस है, मैसूर का ऑफिस है, पुणे का ऑफिस है, उसकी सुरक्षा भी CISF करती है। उसका पेमेंट भी इन्फोसिस का कंपनी करती है, जो ये नारायण मूर्ति वाली कंपनी है। इतना ही नहीं, रिलायंस की जो जामनगर की रिफाइनरी है, उसकी सुरक्षा भी CISF करती है, जिसका पेमेंट रिलायंस इंडस्ट्री सरकार को करती है। तो जब मुकेश अंबानी सुरक्षा लेते हैं, सरकार को पेमेंट करते हैं, इन्फोसिस पेमेंट सुरक्षा लेती है, सरकार को पेमेंट करती है, और आपके रिलायंस की जामनगर स्थित रिफाइनरी है, उसकी सुरक्षा CISF करती है, तो उसका पेमेंट वो सरकार को करते हैं। तो उसमें टैक्स पेयर को कोई पैसा नहीं जाता है, लेकिन वो मतलब एक तरीके से एक आपने महत्वपूर्ण व्यक्तियों की उसकी सुरक्षा दे दी, और आपको सरकार को उसके बदले पेमेंट मिल गया। तो इन्हीं उदाहरणों के मद्देनजर, क्योंकि अंबानी के केस में विकास साहा सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि प्राइवेट लोग अगर सुरक्षा चाहते हैं सरकार से, तो वो खुद अपना खर्च वहन करें।
तो उनका ये कहना है, उनकी याचिका में लिखा है उन्होंने कि मैं सुप्रीम कोर्ट की इसी रूलिंग का हवाला देते हुए मांग करता हूं, प्रार्थना करता हूं कोर्ट साहब से कि आप ये जो आपके बाबा साहब हैं वो खुद अपनी सुरक्षा का पैसा दें। अब देखिए, प्राइवेट लोगों की सुरक्षा के लिए सरकारी तंत्र लगे, मतलब चाहे वो पेमेंट करें या ना करें तो भी ये एक अलग तरह का सवाल है कि लोगों को इस तरीके से, मतलब सरकार तो एक फिर तो सिक्योरिटी एजेंसी बन गई सरकार कि भाई जो सरकार के जो सीआईएसएफ, बीएसएफ और जो सीआरपीएफ है उनको भाई पैसा लो और पैसा दे दो और आपको सुरक्षा मिल जाएगी। तो उसमें एक अलग बहस का विषय है कि इस तरीके से सरकार की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको इस तरह के प्राइवेट सुरक्षा में लगाया भी जाना चाहिए या नहीं, ये एक अलग मसला है। लेकिन आज जो मसला है उसमें ये मसला है कि जो आपके सरसंघ चालक साहब हैं उनको किस हैसियत से सुरक्षा दी जा रही है। जो एक रहस्यमयी सा संगठन है, मैं तो ये कहूंगी कि जिसके बारे में आपको आज तक कोई उनका बही खाते भी नहीं है। आप कहीं वहां जाके अगर किसी टाइम पे जाके ईडी की रेड वगैरह भी हो तो वहां कोई खाते थोड़ी मिलेंगे उनको कोई बही खाते नहीं मिलेंगे। तो वहां पे कुछ बही खाते हैं नहीं, और ऐसे ही व्यक्ति को भाई देखिए, इससे तो अगर आप ये मान लीजिए मैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल हूं और मैं इस तरह का एक संदेहास्पद व्यक्ति हूं, मैं अपने खर्चे का, मैं कहां से पैसे लाती हूँ, कहाँ खर्च करती हूँ, कहां से मुझे पैसे, कोई बुक्स किताब नहीं रखती हूँ अकाउंट, और मैं सरकार से सुरक्षा मांगू तो मुझे दे देगी सरकार। मुझे कहेगी सरकार पहले अपने दिखाओ तो सही क्या काम करती हो तुम, खर्चा कहां से आता है और किस वजह से तुम्हारे को थ्रेट आया। लेकिन यहां मामला दूसरा है। तो भाई यही तो कहते हैं कि असल में तो मोदी जी तो डिज्यूरे, मतलब एक कानूनी तौर पे प्रधानमंत्री है, असली डिफेक्टिव प्रधानमंत्री तो संघ होता है, आरएसएस होता है, उसके हिसाब से ही सरकार चलती है। तो अब इसमें देखना होगा कि जज साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को मद्देनजर रखते हुए क्या फैसला देते हैं। एक ऐतिहासिक फैसला होगा और आज देखना होगा कि उसका क्या रिजल्ट आता है सामने। जी, एक सीनियर जर्नलिस्ट है मुकेश कुमार जी, उन्होंने लिखा संघ प्रमुख भागवत को Z+ सुरक्षा दी गई है, जिस पर हमारे टैक्स पेयर का यानी हमारी और आपकी जेब के 40 से 45 लाख रुपए हर महीना खर्च होते हैं। यही तो इस याचिकाकर्ता ने कहा है। ये मोदी सरकार और खुद को वीआईपी दिखाने के लालची भागवत को देश के साथ धोखा करने पर शर्म नहीं आ रही है। ध्यान रखिए, संघ खुद को एनजीओ बताता है, सरकार भी इस दावे को स्वीकार करती है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा संघ एक एनजीओ है। फिर ऐसे एनजीओ के सरगना को, शब्द सुनिए, फिर ऐसे एनजीओ के सरगना को सुरक्षा क्यों देनी चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में इसके खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है, मगर क्या अदालतों में दम है कि ऐसे लोगों की लूट के खिलाफ कोई फैसला सुना सके। बड़ी गंभीर बात कह दी है। अगर कभी कभी तो मैम ये लगता है, मैं जब विचार करता हूं, मोहन भागवत ये सोच रहे होंगे कि अगर भाजपा की सरकार चली जाएगी तो मेरा तो ये सब तामझाम चला जाएगा, तो इसे रोकूं कैसे। तो आरएसएस का जो स्वयंसेवक है, जो प्रचारक है, वो घर घर जाके ये झूठी बातें नहीं बताएगा कि मोदी से बढ़िया तो इस देश में कोई नेता ही नहीं है। राहुल से और इंदिरा से, राहुल से, सोनिया से और प्रियंका से कोई चोर नेता नहीं है इस देश में, ये बताएंगे, क्योंकि इन्हें तो ये खतरा है कि अगली सरकार आएगी तो लपेटे में तो हम भी आएंगे। मोदी साहब तो बच जाएंगे इस बात पे कि वो पूर्व गृह मंत्री है, पूर्व प्रधानमंत्री है, मेरे पास तो ऐसा पद भी नहीं है जो लोग मुझे छोड़ दे। तो ये जो शंका है, इसलिए लाखों की और करोड़ों की तादाद में हर बार प्रचारक उतार दिए जाते हैं, उसके पीछे यही मनोबल है, सच्चाई है इसे। आखिर आप बताइए, पहले सरकारें नहीं थी, कभी आपने आपके गली मोहल्ले में 10-20 लोग सरकार का प्रचार करते दिखे कभी? और जब सरकार अच्छा कर रही है तो जमीन पे क्यों नहीं दिख रहा है? प्रचार में बताने की क्या जरूरत पड़ती है? मैं तो कुछ कहता ही नहीं। अगर मेरी सरकार बहुत अच्छा कर रही है तो 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रही है? 3.5 करोड़ किसानों को 12,000 रुपए महीने क्यों दे रही है? हर राज्य में चुनाव के दौरान महिलाओं को जीविका दीदी, कभी लाडली बहना, कभी लाड़की बहना, कभी महिलाओं के सम्मान की बात, पैसे देने का जिक्र क्यों आता जब सब आप अच्छा कर रहे हो? और इस सब के बावजूद भी
आप एक बात नहीं बता पा रहे हो कि मोहन भागवत को सुरक्षा क्यों दी, कहां से थ्रेट है, जब वो कह ही नहीं रहे। वो तो ये कह रहे हैं मुसलमान और हिंदू का डीएनए एक है, तो उन्हें अब धमकी कौन देगा, जिसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। वो कह रहे थे हिंदू राष्ट्र पहले से ही चला रहा है, अब हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती, फिर क्यों धमकी मिलेगी। जो व्यक्ति कह रहा है कि मस्जिद में मंदिर मत खोजिए, तो उसे धमकी मिलेगी, उसके समर्थन में लोग आएंगे कि ऐसा तो आदमी होना चाहिए। तो मीनू जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि फिर ये तामझाम क्यों, और इसके बाद भी लोग काले झंडे दिखा जाते हैं। इतने के बाद बनारस में दिखा दिए, सब जगह दिखा दिए, तो क्या चल रहा है। मुरली मनोहर जोशी जी अपनी कह रहे हैं कि विश्व गुरु नहीं है, ये रोज कह रहे हैं कि इन्होंने कई बार मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं, फिर भी मोदी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो इस्तीफा मांगेगा कौन मोदी से, सवाल ये है। जी देखिए, इस्तीफा तो एक तरीके से जो देश की संसद, जो मुख्य एक तरीके से जो जनमत जो वहां बताती है, जो जनता की आवाज है, जो संसद है, उसने परसों बता दिया है, उन्होंने बता दिया है कि आप जो लाए हैं ये बिल, वो पास नहीं करने देंगे हम, क्योंकि ये जनता के हित में नहीं है, और ये आप एक तरह का लंपटगिरी है, ये आपकी धूर्तता है, चालाकी है जो आप कर रहे हैं। तो जो देश के प्रतिनिधि वहां बैठे हुए हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष ही देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता जनता का, विपक्ष भी उसमें 234 जितने विधायक सांसद हैं वो सब जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने चुन के भेजा है, उनकी आवाज जनता की आवाज है। तो उन्होंने बता दिया है कि आप जो लाए हैं वो बिल जो है हम पास किसी हाल में नहीं होने देंगे, ये देश का विभाजन परिसीमन जो कर रहे हैं आप, ये देश की एकता और अखंडता के लिए भारी खतरा है, आगे जाके देश टूट सकता है इससे। तो हमने देश को बचा लिया है विपक्ष ने इस बिल का विरोध करके, देश विखंडन से टूट गए, नहीं तो दक्षिण भारत अलग हो सकता था इस देश से। तो अगर वहां की संसद ने ये पास कर दिया है जजमेंट कि आप का ये बिल गलत है, देखिए हालांकि 2/3 बहुमत चाहिए होता है उसमें संवैधानिक संशोधन में, लेकिन कोई और सरकार होती तो नैतिक तौर पे इस्तीफा दे देती है। ये संवैधानिक संशोधन तो नाम है, आप देखिए कि वो उसको पास नहीं करा पाए जिसको वो कह रहे हैं, और अभी उनकी हिम्मत देखिए, हिमाकत देखिए, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि जी हमारा तो ये तो औरतों के खिलाफ है। उनकी हिम्मत देखिए। तो ऐसा है कि इस्तीफा कौन मांगेगा, इस्तीफा तो मांग लिया गया है परसों, अब ये बेशर्मी से बैठे रहे तो बात अलग है। लेकिन अभी जैसा हमने एक और प्रोग्राम आपके चैनल पे आज किया है, उसमें जो मुरली मनोहर जोशी ने जो आवाज उठाई है, हम और आप क्या समझ रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी अकेले थोड़ी है, मधुकेश्वर जो है वो अकेली थोड़ी है, सुब्रमण्यम स्वामी अकेले थोड़ी है, बिल जो गिरा है लोकसभा में वो अकेले सांसदों के बल पे थोड़ी गिरा है, जनता के बल पे गिरा है। तो सारी जो परिस्थितियां, जो साक्ष्य बता रहे हैं कि आपके अगेंस्ट माहौल बन चुका है, अब ये आपके ऊपर है कि आप कब तक टिके रहते हैं, कब तक जमे रहते हैं सत्ता में। देखिए, अब यूं तो इस्तीफा मांगने के लिए नीतीश और नायडू मांग सकते हैं, इनका इस्तीफा 2 मिनट में हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो इस टाइम बिल्कुल सर्वे सर्वा है सब कुछ, वो गिर नहीं सकती सरकार, 2 मिनट में गिर सकती है, लेकिन उनकी अंतरात्मा उनको झकझोर नहीं रही है, वो उसी में खुश है। और लेकिन जनता का जो मन है वो, और इनके पार्टी के अंदर, और अभी आप देखिएगा मोहन भागवत साहब खुद बोलेंगे, अभी देखिए 1-2 दिन में उन्हीं का आने वाला है इसके बारे में, मनोहर जोशी जो बोले हैं। और मनोहर जोशी कोई अपनी तरफ से नहीं बोले हैं, उनको भी संघ की ही शय होगी, मधुकेश्वर को भी होगी कुछ लोगों की शय, हम अनुमान लगा रहे हैं। तो लेकिन अगर आपके जहां की इस देश में जहां प्रधानमंत्री अपनी जो पार्टी है और अपने जो संघ के लोग हैं उनको डंडे से, लोहे के डंडे से रूल करते हैं कि खबरदार किसी ने आंख भी उठा के देखा तो, वहां पे अंदर से आवाजें उठने लगे विरोध की, और मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें उठ रही हैं कि आप सीधे बता रहे हैं कि भाई तुम विश्व गुरु समझते हो मोदी जी खुद को, क्योंकि मोदी जी खुद को कहते हैं ना विश्व गुरु, वो तो ये कहते हैं कि मैं विश्व गुरु हूं। तो उन्होंने कहा है कि भाई तुम ना समझो खुद को विश्व गुरु, बंद करें कहना। वो कह रही हैं आपकी सेक्स लाइफ में औरतें आती है इंडस्ट्रियल स्केल पे, स्वामी कह रहे हैं कि इसका ये तो बड़ा गंदा आदमी है, चाइना में यही काम करने जाता था।
तो ये बातें आज से पहले कोई हिम्मत नहीं रखता था बोल लेंगे कहने की शिव कुमार जी। अब जो कहने लगे हैं इसका मतलब वही है कि जो सूरज दोपहर के सूरज की तरफ कोई नहीं देख सकता, लेकिन ढलते सूरज को सब टकटकी लगा के देखते हैं, देख सकते हैं। तो वो स्थिति आ गई है मोदी जी की, अस्ताचल की तरफ जा रहा है मामला। लेकिन ये इसमें आज देखने वाला होगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट साहब क्या जजमेंट देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को यथावत रखते हैं या उसको पलट देते हैं। जी चलिए इंतजार करेंगे, जैसे ही आएगी फिर दर्शकों के सामने खबर लेकर हाजिर रहेंगे। फिलहाल आपने जो बताया वो बहुत अच्छा है, और दर्शक हमें बताएं क्या इन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं, हमें जरूर कमेंट में बताइए। आपने हमें समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।